तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन जो है जब किसी ग्लास स्लैब से होगा तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मेनली जो हमें पढ़ना है वो बेसिकली है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता क्या है। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं। लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले हम एक ना ग्लास स्लैब कंसीडर करते हैं। ग्लास स्लैब, स्लैब का मतलब आप समझते होंगे। स्लैब का मतलब है एक बेसिकली क्यूबॉइडल शेप। ठीक है, क्यूबॉइडल शेप है जो ग्लास की बनी हुई है। ठीक है, जैसे बर्फ की सिल्ली आती है, ठीक है, उसी तरह से एक क्यूबॉइड ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसका फ्रंट सेक्शन बनाया है केवल। ठीक है, ये आपका ग्लास स्लैब हो गई। इस ग्लास स्लैब पर आपने इंसिडेंट रे गिराई। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो ये बाहर वाला मीडियम कौन सा है? एयर। ये आपका ग्लास हो गया और ये वापस से क्या हो गया? एयर हो गया। ठीक है, तो जब लाइट रे फर्स्ट सरफेस पर आके गिरेगी तो वो एक्चुअली एयर से ग्लास में जा रही है, और एयर से ग्लास यानी रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो किधर बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल एक्चुअली सीधी जाती तो ऐसे जाती। ठीक है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल इधर की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक, अब जो सेकंड सरफेस है फिर ये इससे बाहर निकलेगी। अब तो ध्यान से देखो तो ये ग्लास से एयर में आ रही है। ग्लास से एयर का मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है। डेंसर से रेयर मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। अब ध्यान से समझना, अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये आर है तो ये भी आर होगा। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसका मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ लगाऊं तो ये आएगा एन ए आर। ठीक है, ए बी सी डी। तो अगर मैं ए बी सरफेस के लिए बात करूं तो ए बी सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाता हूं मैं, एन ए इंटू साइन आई इक्वल टू हो जाएगा एन ग्लास इंटू साइन आर। ठीक है, अब अगर मैं सी डी सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो ध्यान से देखना, ये आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। इस एंगल को सपोज नाम दे देते हैं हम एक्स। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो ये हो जाएगा एन ग्लास इंटू साइन आर इज इक्वल टू एन ए इंटू साइन एक्स। स्नेल्स लॉ लगा दिया मैंने। ध्यान से देखें तो ये टर्म और ये टर्म बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को भी बराबर होना पड़ेगा। अगर ये दोनों इक्वेट कर दो आप तो एन ए से एन ए कट जाएगा, इसका मतलब साइन आई इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, या यूं कह सकते हो एक्स इज इक्वल टू आई हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर एयर से वो किसी भी मीडियम को चेंज करती है और फिर वापस से एयर में आती है, ऐसा केवल एक स्लेब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ 2 स्लेब, 3 स्लेब, 4 स्लेब, जितनी मर्जी आए लगा दो, वो लगातार बेंड होती जाएगी और लास्ट में जो रे निकलेगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ एमर्जेंस बोलेंगे इसको। एमर्ज मतलब बाहर निकलना। तो जो लास्ट में रे निकलेगी बाहर, उसका जो एंगल होगा वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। यानी अगर मीडियम सेम है तो एंगल की वैल्यू भी फाइनली सेम आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर आ ही चुका है, यानी कि नॉर्मल से जितना एंगल ये लाइन बना रही है, नॉर्मल से उतना ये एंगल लाइन बना रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रे और ये पैरेलल हो जाएगी, बस ये थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये रे और ये लाइन जो है वो आपस में पैरेलल होगी, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा साइड में। जो ये शिफ्ट हो रहा है, इस शिफ्ट को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लेटरल शिफ्ट आपको समझ में आ गया होगा।
कि मीडियम के चेंज होने की वजह से, ठीक है, मतलब अगर मीडियम सेम रहता तो ये सीधी 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 निकल जाती, पर मीडियम में चेंज होने की वजह से ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट होती है, लेकिन फिर भी वापस से सेम मीडियम आने पर प्रीवियस मीडियम के पैरेलल हो जाती है रे। बस थोड़ा सा जो से साइड में शिफ्ट हुआ, इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट लेटरल शिफ्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद सेम कहानी जो है वो मल्टीपल स्लैब पर भी लगेगी। अगर एक और स्लैब लगा देता थोड़ा सा और बेंड हो जाती, फाइनली रे जो है वो इसी के पैरेलल निकलने वाली है। ठीक है, मल्टीपल स्लैब में बस अपन को एक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसके बारे में अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो एन या म्यू हमने माना था, ठीक है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिवर्सिबिलिटी बेसिकली। जैसे अगर मान लो आपसे बोले कि n21 जो है वो बराबर होगा 1/n12 के, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 जो है वो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 के बराबर होगी। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी अपन आराम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अपन को पता है n21 कितना होता है, n21 होता है n2/n1। सिमिलरली n12 कितना होता है भाई, n12 होता है n1/n2। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, n21 मल्टीप्लाइड बाई n12। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, n2 से n2 बाई n1 मल्टीप्लाइड बाई n1 बाई n2। n1 से n1 शहीद हो जाएगा, n2 से n2 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 के नीचे चला जाएगा तो n21 बराबर हो जाएगा 1/n12। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चेन की तरह चलता है ये। अगर मल्टीपल स्लेब्स अपन यूज करते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी काम में आने वाली है सेकंड। ठीक है, सपोज करो कि n41 है, n41 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं n43 मल्टीप्लाइड बाई n32 मल्टीप्लाइड बाई n21, ऐसा लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं भाई इसको, ठीक है, प्रूव करके देख लेते हैं। राइट हैंड साइड को पकड़ते हैं क्योंकि वो ज्यादा लंबी है, और लेफ्ट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं RHS लेता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा n43 मल्टीप्लाइड बाई n32 मल्टीप्लाइड बाई n21, ये बराबर हो जाएगा n4/n3 मल्टीप्लाइड बाई n3 बाई n2 मल्टीप्लाइड बाई n2 बाई n1। ध्यान से देखो तो n2 से n2 शहीद हो गया, n3 से n3 शहीद हो गया, फाइनली आपके पास बचेगा n4/n1। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, n41 के। ठीक है, विच इज LHS। तो यानी कि अगर आपको मल्टीपल स्लेब दी हुई है तो आप इस तरह से उसे ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं अपन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। अब देखो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, सर रिफ्लेक्शन तो पहले पढ़ा दिया था आपने, अब आप रिफ्रैक्शन पढ़ाते पढ़ाते अचानक से रिफ्लेक्शन पे कैसे आ गए। ठीक है, तो एक्चुअली जो TIR है वो रिफ्रैक्शन की ही एक पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं, जब लाइट रिफ्रैक्ट करने की जगह रिफ्लेक्ट हो जाए। मतलब मीडियम तो आपका रिफ्रैक्टिंग वाला ही है, ठीक है, मीडियम तो जो है रिफ्रैक्शन करवाने वाला ही है, लेकिन फिर भी इस कंडीशन में लाइट रिफ्रैक्शन नहीं करके और वापस सेम मीडियम में लौट जाएगी। ठीक है, इसलिए इसे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ऐसा कैसे होगा, ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन। इसके लिए देखो ध्यान से, सपोज करो कि अपन ने दो मीडियम कंसीडर किया। ठीक है, एक ले लिया अपन ने डेंसर मीडियम या ग्लास ले लो, ठीक है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ND बोल देते हैं, और ऊपर वाला मीडियम है रेयरर यानी एयर मान लेते हैं,
यानी ग्लास से लाइट रे, पहली बात तो टीआईआर केवल तभी हो सकता है जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टीआईआर की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है, कोई चांस नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये आपको अभी खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो कि आपने लाइट को जो है वो डेंसर मीडियम में गिराया, डेंसर मीडियम से गिरा दिया, ठीक है। अब ये रेयरर में जा रही है तो किधर की तरफ बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी इधर की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। यानी जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी ये एंगल आई हो गया और ये आपका एंगल आर हो गया, तो आप कह सकते हो कि आर इज ग्रेटर देन आई होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। अब अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो एन डेंसर इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन रेयरर इंटू साइन आर, एन डी और एन आर तो कांस्टेंट है, मीडियम कांस्टेंट है, इसलिए अगर मैं आई की वैल्यू बढ़ाऊं यानी कि मैं इसको इधर की तरफ शिफ्ट करूं, ये जो लाइट रे है इसको इधर की तरफ शिफ्ट करता जाऊं, ठीक है, तो अगर मैं आई की वैल्यू बढ़ाऊं तो इस फॉर्मूला से आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर मैं आई की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो साइन आई बढ़ेगा और साइन आई बढ़ेगा तो साइन आर बढ़ेगा, साइन आर बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, ठीक है। तो आई बढ़ाने पर आर बढ़ेगा, लेकिन आर की वैल्यू तो ऑलरेडी आई से बड़ी है, तो जब आई और आर दोनों बढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले कौन 90 होगा, जो पहले से बड़ा है वही पहले 90 होगा, सीधी सी बात है। तो R जो है वो I से बड़ा है, इस वजह से R पहले 90 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो ऐसी ऑब्टेन हो जाएगी, इस तरह की, यानी एंगल I की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो तो एक ऐसा एंगल I का आएगा जब R की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री। जब R की वैल्यू 90 होती है तब जो एंगल I की वैल्यू होती है उसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, इसे C से या IC से डिनोट करते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में C मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको IC मिलेगा। तो ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल, क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। यानी क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन करोगे आप, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच angle of refraction become 90 or you can say that refracted ray become parallel to separating surface। जो एंगल आई की वो वैल्यू जिस पर एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, या यू कह सकते हो कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल टू सरफेस हो जाए, सेपरेटिंग सरफेस के पैरेलल चली जाए, ठीक है, या यूं कह सकते हैं ग्रेजिंग, सरकती हुई जा रही है पैरेलल सरफेस के, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, एंगल आई की इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। अभी टीआईआर नहीं हुआ, ये जो एंगल आई की वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, क्रिटिकल एंगल। अब सोचो कि अगर मैं एंगल आई की वैल्यू और बढ़ा दूं तो, अगर मैं एंगल आई की वैल्यू और फर्दर बढ़ाऊं यानी क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दूं, एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, एंगल आर की वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाएगी, और एंगल आर की वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइट रे है वो सेम मीडियम में वापस लौट जाएगी, यानी सरफेस आपकी रिफ्रैक्शन वाली है, जा सकती थी लाइट नेक्स्ट मीडियम के अंदर, इसका मतलब सरफेस आपकी रिफ्रैक्शन वाली है, लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं होके इस कंडीशन में क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो जब क्रिटिकल एंगल से एंगल आई की वैल्यू ज्यादा पुट कर देंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर सेम मीडियम में आ जाएगी, यानी कि कोई भी रे जो है वो नेक्स्ट मीडियम में एंटर नहीं करेगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन चालू हो गया इसलिए अब जो एंगल आई की वैल्यू है वो एंगल आर के बराबर ही होगी, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चालू हो जाएंगे इसके बाद। अब स्नेल्स लॉ नहीं लगाना अपन को, एक बार इसने वापस से सेम मीडियम में आना चालू किया और उसके बाद अब स्नेल्स लॉ का काम खत्म, अब अपने को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि सर ये क्रिटिकल एंगल कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा ये कैसे निकालेंगे? तो क्रिटिकल एंगल के लिए अपन ध्यान से देखो, इस कंडीशन का यूज करेंगे। कौन सी कंडीशन? कि क्रिटिकल एंगल पर एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90 डिग्री। और अभी तक तो रिफ्रैक्शन चल रहा है, इसका मतलब मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगा सकता हूं। तो मैं यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगा देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ये डेंसर मीडियम हो गया, ये आपका रेयर मीडियम हो गया। स्नेल्स लॉ लगा दो जल्दी से, एन डेंसर इंटू साइन आई सी या सी इक्वल टू एन रेयर इंटू साइन 90। स्नेल्स लॉ लगा दिया। आपको क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो इसको इधर रख दो, साइन सी इज इक्वल टू, अच्छा साइन 90 कितना होता है भाई साहब? साइन 90 होता है 1। साइन 90 कितना होता है? 1। ये टेबल अपन को याद करनी होगी, है ना? साइन 90 कितना होगा? 1। ठीक है, साइन 90 1 होगा, तो ये हो जाएगा साइन सी इज इक्वल टू एन रेयर अपॉन एन डेंसर। ठीक है, इससे हमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यूजुअली यूजुअली जो TIR है उसमें जो रेयर मीडियम होता है वो एयर लिया जाता है। और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डायरेक्टली याद भी हो तो अच्छी बात है। वैसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ हमें याद होनी चाहिए। जैसे एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1। ठीक है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? 1। ठीक है, ऐसे ही ग्लास की भी अपन को याद होनी चाहिए। ग्लास की होती है कितनी? बोलो बोलो। ग्लास की होती है 3/2 यानी 1.5। ऐसे ही वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें याद होनी चाहिए। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? बोलो बोलो। ठीक है, 4/3 या 1.33। ठीक है, ये 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको याद ही होनी चाहिए, क्वेश्चन में दी जाए या न दी जाए, ये आपको पता होना चाहिए। यूजुअली जो आपका रेयर मीडियम होता है वो एयर होता है, और एयर होगा तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी रख देंगे? 1। और जो आपका डेंसर मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन n मान लेते हैं, तो यानी साइन सी बराबर हो जाएगा 1/n। ठीक है, ये कब लगेगा? जब सेकेंड मीडियम क्या हो? एयर। और यूजुअली यही लगता है। ठीक है, यूजुअली आपके सेकेंड मीडियम जो है वो एयर ही होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से TIR तक आपको क्लियर हो गया एकदम। आगे बढ़े। अच्छा, चलो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं जो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, रिफ्रैक्शन पे बेस्ड। आपको कोई लाइट रे है, उसकी स्पीड और वेवलेंथ निकालनी है। कैलकुलेट, वैसे तो थ्योरेटिकल पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेट, स्पीड को मैं v से लिख रहा हूं, एंड वेवलेंथ लेमडा। ठीक है, आपको स्पीड और वेवलेंथ निकालनी है। कब कब? दो कंडीशन दे रखी है आपको। ठीक है, एक तो ग्लास के अंदर और दूसरी एयर के अंदर। यानी आपके 4 आंसर आएंगे, वी ग्लास, लेमडा ग्लास, वी एयर, लेमडा एयर। ठीक है, ये 4 आंसर आपको देने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको? ठीक है, फ्रीक्वेंसी इन एयर, जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको एयर में दे रखी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट 1/सेकंड या हर्ट्ज होती है। ठीक है, और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे तो देने की जरूरत नहीं, मैंने कहा था आपको याद होनी चाहिए, पर फिर भी चलो ठीक है, 1.5 दे रखी है। ठीक, अब करें इसको सॉल्व। क्या करें? देखो ध्यान से, आपको क्या निकालना है? एयर और ग्लास के अंदर वी और लेमडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला केस ले लेते हैं अपन ग्लास में। ग्लास में अपन निकालते हैं, ठीक है, वी और लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना? तो वी और लेमडा के लिए अपन वही क्या करें? स्नेल्स लॉ में कहा था, ऐसे ऐसे केस में अपने स्नेल्स लॉ का जो लंबा वाला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था वो काम आएगा। ठीक है, क्या था लंबा वाला फॉर्मूला? याद करो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1 इज इक्वल टू V1 बाय
V2 इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूले से अपन सारे केस निकालेंगे। देखो ध्यान से, आपको क्या निकालना है, ठीक है, आपको n ग्लास दिया हुआ है, ठीक है, म्यू और n एक ही चीज होती है, ठीक है, n ग्लास आपको दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो ध्यान से, आपको स्पीड इन एयर ये पता होती है, ठीक है, स्पीड इन एयर, ठीक है, वो अपन को पता होती है, ठीक है, तो और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। चलो ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो अपन क्या करते हैं, n ग्लास अपॉन n एयर इज इक्वल टू v एयर अपॉन v ग्लास लगा देते हैं, ठीक है, पहले तो ये लगा देते हैं। n ग्लास कितना है 1.5, n एयर हमें पता होना चाहिए 1 होता है, v एयर कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v ग्लास आपको निकालना है, ठीक है। v ग्लास की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे, v ग्लास इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5, 1.5 से ये 2 टाइम कट जाएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपके ग्लास में स्पीड आ गई लाइट की, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको ग्लास में स्पीड पता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज ही नहीं होती, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कभी मीडियम पे डिपेंड करती नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो एयर की और ग्लास की सेम होगी, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे लेमडा निकालना था, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू एफ लेमडा होता है, तो लेमडा इक्वल टू v बाई एफ हो जाएगा, यानी v ग्लास अपॉन एफ ग्लास। v ग्लास कितना है 2 इंटू 10⁸, एफ ग्लास कितना है 6 इंटू 10⁻14। सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻, ठीक है, ये 14 ऊपर जाएगा तो -14 हो जाएगा, -14 प्लस 8 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, माइनस का 6, तो 10⁻⁻6 मीटर, ये आपका लेमडा ग्लास आ जाएगा। क्लियर एकदम, ठीक है, इसको अपन 0.33 इंटू 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में अब आपको क्या निकालना है, एयर में, एयर के अंदर फ्रीक्वेंसी तो आपको दे ही रखी है, स्पीड हमें पता ही है, ठीक है, तो एयर में स्पीड कितनी होती है, वी एयर बराबर सी, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एफ आपको दिया है, लेमडा निकालना है, लेमडा एयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन वी एयर अपॉन एफ एयर, एफ तो सेम ही होगा, वी एयर कितना है 3 इंटू 10⁸ अपॉन एफ एयर कितना है 6 इंटू 10⁻14। सोल्व कर लो, 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, मीटर, ठीक है, तो ये अपने पास लेमडा एयर आ जाएगा। तो इस तरह से अपन ग्लास और एयर दोनों के अंदर वी और एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको यहां तक, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको दिया है कि भाई एक ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास की में मतलब कोई भी, जैसे मान लो पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी हो जाएगी 4/3, ठीक है। और सपोज करो कि आपको दिया हुआ है कि इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है या इसकी रियल डेप्थ है वो कितनी दे रखी है 4 मीटर, और आपको शिफ्ट निकालना है, क्या निकालना है, शिफ्ट निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, आपको 4 मीटर इसकी रियल डेप्थ दे रखी है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखी है, ठीक है। तो याद करो अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, AD इक्वल टू RD इंटू N2/N1,
N2 क्या होता था, जिसमें रे जा रही है, और N1 क्या होता था, जिसमें से रे आ रही है। ठीक है, तो RD क्या हो जाएगा आपका 4 मीटर। लाइट रे किस में से, ग्लास में से कहां जा रही है, एयर में, तो एयर आपका N2 हो जाएगा, ये N1 और ये N2 हो जाएगा। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और N1 आपका जिसमें से रे जा रही है यानी 4/3, तो ये जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 यानी 3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन मुझे तो शिफ्ट निकालना था, एडी थोड़ी निकालना था। ठीक है, शिफ्ट कितना होगा, तो शिफ्ट का मतलब है, देखो यहां से ये आपका एडी हो गया 3 मीटर, तो ये जो बॉटम है वो शिफ्ट कितना हुआ, इतना शिफ्ट हुआ। तो ये जो शिफ्ट है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इस शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, आर डी माइनस एडी, यानी 4 माइनस 3 दैट इज 1 मीटर। 1 मीटर के बराबर आपका शिफ्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे आपने इंसिडेंट रे गिराई 45 डिग्री पर, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, और रिफ्रैक्शन के बाद सपोज करो वो जा रही है 30 डिग्री पर, ये आपको दे रखा है। दिस मीडियम इज एयर, और ये कौन सा मीडियम है पता नहीं, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? ठीक है, अब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करनी है, क्या करेंगे, सिंपल है, स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, तो ये जाएगा n एयर कितना होता है 1 sin 45 इक्वल टू n डेंसर, आपको n सेकंड मीडियम आपको निकालना है इनटू sin 30। इससे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 45 अपॉन sin 30। sin 45 कितना होता है 1/√2 अपॉन sin 30 कितना होता है 1/2। ये ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 2/√2 यानी √2, यानी ये जो आपका सेकंड मीडियम आया उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि c/v स्पीड से स्पीड यूनिट कट जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब अपना प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन का केस यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू।